अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर 19 में खुशामदीद। आज के सेशन में हम गामा डिके और इंटरनल कन्वर्जन का मुताला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। जब भी कोई न्यूक्लियस कहते हैं अल्फा या बीटा डिके से गुजरता है तो उसके बाद एक नया डॉटर न्यूक्लियस वजूद में आता है, ठीक? लेकिन उस डिके के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है उसका क्या होता है? मतलब वो न्यूक्लियस इस फालतू एनर्जी से, इस बोझ से आखिर अपनी जान छुड़ाता कैसे है? तो इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आज हम 5 अहम चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीके के फौरन बाद क्या होता है, वो अनस्टेबल आफ्टरमैथ क्या चीज़ है। फिर हम उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करने के 2 बिल्कुल अलग रास्ते देखेंगे। एक है रिलीजिंग प्योर एनर्जी यानी गैमा डिके, और दूसरा है द इंटरनल हैंड ऑफ, जिसे हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। इसके बाद हम इन दोनों रास्तों का आमने सामने मुकाबला करेंगे, और सबसे आखिर में, जो कि बहुत दिलचस्प है, हम देखेंगे कि ये सब फिजिक्स मेडिकल साइंस में कैसे काम आती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी अल्फा या बीटा डिके होता है तो जो नया न्यूक्लियस बनता है ना, वो आमतौर पर बिल्कुल आराम की हालत में नहीं होता। वो आप कह सकते हैं एक एक्साइटेड या पुरजोश स्टेट में होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसके पास काफ़ी फालतू एनर्जी है, और जब तक ये एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास है वो बेचैन रहता है, गैर मुस्तहकम रहता है। तो जाहिर है आराम में आने के लिए, स्टेबल होने के लिए उसे इस फालतू एनर्जी से किसी ना किसी तरह छुटकारा पाना ही होगा। लेकिन यहाँ एक मसला है। वो एक्साइटेड न्यूक्लियस इस एनर्जी को निकालने के लिए एक और अल्फा या बीटा डिके नहीं कर सकता। आप पूछेंगे क्यों नहीं कर सकता? इसलिए क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका Z या A नंबर यानी एटॉमिक या मास नंबर बदल जाएगा, और अगर वो बदल गया तो न्यूक्लियस की पूरी शनाख्त ही बदल जाएगी। वो एक नया एलिमेंट बन जाएगा। तो उसे कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे एनर्जी तो निकल जाए लेकिन उसकी अपनी पहचान, उसकी आइडेंटिटी वैसी की वैसी रहे। तो इस मसले का सबसे आम और आसान हल क्या है? वो है गैमा डिके। ये अब समझ लें, न्यूक्लियस के लिए एनर्जी से निजात पाने का सबसे अहम तरीका है, जिसमें उसकी अपनी शनाख्त को कोई खतरा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ फालतू एनर्जी को बाहर फेंक देता है। तो ये गामा रे आखिर है क्या चीज़? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये अल्फा या बीटा की तरह कोई पार्टिकल नहीं है। नहीं, ये प्योर एनर्जी है, खालिस तवानाई। आप इसे रोशनी का एक पैकेट यानी एक हाई एनर्जी फोटॉन समझ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि ये आम रोशनी से हजारों लाखों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। और इसका प्रोसेस तो बिल्कुल सीधा सा है। देखिए, हमारे पास एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है जिसे हम एक्स स्टार से दिखा रहे हैं। जब ये पुरसुकून होता है, यानी अपनी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट एक्स में वापस आता है, तो इस दौरान वो एक गैमा फोटॉन निकाल देता है। और सबसे अहम बात, गौर करें, Z और A यानी एटॉमिक और मास नंबर बिल्कुल भी नहीं बदले। न्यूक्लियस वही है जो पहले था, बस अब वो रिलैक्स हो गया है। अब गैमा रेज की कुछ अहम खासूसियत पर नजर डालते हैं। ये सीधे न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल से आती हैं, और जैसे ही निकलती हैं रोशनी की रफ्तार से सफर करती हैं। इनका ना तो कोई मास है और ना ही कोई चार्ज, बिल्कुल न्यूट्रल। लेकिन इनकी एनर्जी और इनकी पेनिट्रेशन पावर यानी किसी चीज से गुजर जाने की ताकत, वो तो कमाल की है। ये इतनी पावरफुल हैं कि इन्हें रोकने के लिए आपको शीशे या लेड या कंक्रीट की मोटी दीवारों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सवाल ये है कि जो गामा रे निकलती है उसकी एनर्जी कितनी होती है? इसका हिसाब लगाना बहुत आसान है। उसकी एनर्जी न्यूक्लियस की शुरू वाली एक्साइटेड एनर्जी स्टेट और बाद वाली ग्राउंड एनर्जी स्टेट के फर्क के बिल्कुल बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको जाना पहचाना लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एटम में इलेक्ट्रॉन जब ऊपर के शेल से नीचे के शेल में जंप करता है तो रोशनी का एक फोटॉन निकालता है। सेम चीज़ न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, बस यहाँ एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या एक्साइटेड न्यूक्लियस के पास एनर्जी से छुटकारा पाने का सिर्फ यही एक रास्ता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ कहानी में एक नया दिलचस्प मोड़ आता है। कभी कभी न्यूक्लियस गैमा रे बाहर निकालने के बजाय एक बिल्कुल अलग ही काम करता है। वो अपनी एनर्जी को अंदर ही अंदर अपने ही एटम के एक हिस्से को दे देता है। इस अजीबोगरीब प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। तो ये इंटरनल कन्वर्जन है क्या? इसमें एक्साइटेड न्यूक्लियस अपनी एनर्जी एक गामा रे की सूरत में बाहर नहीं फेंकता, बल्कि वो इस एनर्जी को डायरेक्ट अपने ही एटम के सबसे अंदरूनी शेल्स जैसे K या L शेल के किसी इलेक्ट्रॉन को गिफ्ट कर देता है। और जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को ये ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है, वो फौरन एटम से ही बाहर निकल जाता है। यहाँ एक बात वाजे करना बहुत ज़रूरी है,
ये इलेक्ट्रॉन एटम के शेल से निकल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर से नहीं। और यही वो बुनियादी फर्क है जो इसे बीटा डीके से बिल्कुल अलग बनाता है। अच्छा, आइए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, हमारे पास एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है जिसके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा एनर्जी है। स्टेप 2, न्यूक्लियस ये सारी एनर्जी अपने करीबी इनर शेल के एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। स्टेप 3, वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को पकड़ते ही एटम से बाहर निकल भागता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। स्टेप 4, जैसे ही अंदर के शेल में जगह खाली होती है तो बाहर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन उस खाली जगह को भरने के लिए नीचे जंप करता है और इस जंप के दौरान एक एक्स-रे निकलता है। तो देखा आपने, एक प्रोसेस दूसरे को ट्रिगर करता है। तो सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। उसे न्यूक्लियस से मिलने वाली टोटल ट्रांजिशन एनर्जी मिलती है, लेकिन उसमें से उसकी अपनी बाइंडिंग एनर्जी माइनस हो जाती है। ये बाइंडिंग एनर्जी आप समझ लें वो कीमत है जो इलेक्ट्रॉन को आज़ाद होने के लिए अदा करनी पड़ती है। वो एनर्जी जिससे वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ था, तो कुछ एनर्जी उसे आज़ाद करवाने में लग गई और बाकी उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, गैमा एमिशन और इंटरनल कन्वर्जन। दोनों ही न्यूक्लियस को डीएक्साइट करते हैं। तो अब वक्त है इनका आमने सामने मवाजना करने का। सवाल यह है कि न्यूक्लियस कब एक रास्ता चुनता है और कब दूसरा। इस मुकाबले में कौन जीतता है और कब। तो चलिए इस टेल ऑफ टू पार्ट्स को देखते हैं। गामा एमिशन में क्या निकलता है? एक हाई एनर्जी फोटॉन यानी गामा रे सीधा न्यूक्लियस से, और इसका नतीजा एक डी एक्साइटेड न्यूक्लियस। ये आमतौर पर तब होता है जब ट्रांजिशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो। दूसरी तरफ इंटरनल कन्वर्जन में क्या निकलता है? एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से नहीं बल्कि एटम के शेल से आता है। और इसका नतीजा क्या होता है? एक डी एक्साइटेड न्यूक्लियस, हाँ, लेकिन साथ ही साथ एक आयनाइज्ड एटम भी, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है। और ये रास्ता आमतौर पर तब चुना जाता है जब एनर्जी थोड़ी कम हो और न्यूक्लियस काफी भारी हो। तो आखिर ये फैसला होता कैसे है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस होगा? इसका फैसला करने के लिए हमारे पास एक रूल बुक है जिसे हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन कोएफिशिएंट या सिंपल अल्फा। ये असल में इंटरनल कन्वर्जन के होने की शरह और गैमा एमिशन के होने की शरह के दरमियान एक रेशियो है। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इंटरनल कन्वर्जन का पलड़ा भारी है, और अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो गैमा एमिशन जीत जाता है। ठीक है, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इस सब एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स का असल जिंदगी में, रियल वर्ल्ड में क्या फ़ायदा है? तो चलिए अब इस थियोरी से निकलकर मेडिसिन की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये सिंपल सा डी एक्साइटेशन प्रोसेस कैसे जिंदगियां बचा रहा है। तो मिले मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के सुपरस्टार से, टेक्नीशियम 99M या TC99M। इसके नाम में जो M है ना, इसका मतलब है मेटास्टेबल। मेटास्टेबल का मतलब है एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट जो आम एक्साइटेड स्टेट्स के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा देर तक कायम रहती है। TC99 के केस में ये करीबन 6 घंटे है, और यही इसकी लंबी उम्र वाली एक्साइटेड स्टेट है जो इसे मेडिकल इमेजिंग और स्कैन्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। तो होता क्या है? ये TC99M जब अपनी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट यानी TC99 में डिके होता है तो ये वही दो प्रोसेस इस्तेमाल करता है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, गैमा एमिशन और कुछ हद तक इंटरनल कन्वर्जन। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस डीके से जो गैमा रेज निकलती हैं उनकी एनर्जी मेडिकल कैमरास के लिए बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसकी मदद से डॉक्टर्स बिना कोई चीरा लगाए जिस्म के अंदर ऑर्गन्स को काम करते हुए देख सकते हैं। ये कोट इस पूरी बात का निचोड़ है। एक एक्साइटेड न्यूक्लियस का कंट्रोल शुदा डीके हमें बगैर सर्जरी के इंसानी जिस्म के अंदर देखने की इजाज़त देता है, जिससे तशखीस के अमल में इनकलाब आ गया है। जरा सोचिए, न्यूक्लियस के अंदर होने वाला एक छोटा सा इवेंट हमें इंसानी जिस्म के अंदर झांकने की कितनी बड़ी ताकत दे रहा है। तो चलिए आज के लेक्चर के अहम पॉइंट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, एक्साइटेड न्यूक्लियाई अपनी पहचान बदले बगैर डी एक्साइट हो सकते हैं। इसके लिए उनके पास दो मेन रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 गैमा डीके यानी प्योर एनर्जी फोटॉन का इखराज। रास्ता नंबर 2 इंटरनल कन्वर्जन यानी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन को मुंतकली। कौन सा रास्ता जीतेगा ये न्यूक्लियस और उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। और आखिरी और सबसे अहम बात, ये प्रोसेस न्यूक्लियर मेडिसिन की बुनियाद है। और इस लेक्चर के इख्तिताम पर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, ज़रा इस पर सोचिएगा। हमने मेडिसिन में इसका इस्तेमाल तो देख लिया, लेकिन तिब के अलावा इन दो डिके पार्ट्स गैमा एमिशन
और इंटरनल कन्वर्जन के दरमियान इस मुकाबले को और किस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं।